नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और आप जानते हैं कोरोना को लेकर देश एक बहुत बड़ी जंग इस वक्त लड़ रहा है। केसेस 1 मिलियन के पार पहुंच चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा केसेस पूरे देश में हैं। 25,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और दुनिया की अगर बात करी जाए तो भारत की स्थिति वाकई चिंताजनक है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि पीक आना अभी बाकी है। तो अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले महीने की अगर बात की जाए, वो आप जानते हैं कि दिल्ली को लेकर बहुत कुछ कहा गया। ये कहा गया कि दिल्ली ने मुंबई को पछाड़ दिया कोरोना के केसेस के मामले में। दिल्ली सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, दिल्ली कोरोना कैपिटल। दिल्ली की चिंता सबको हुई। सेंटर का भी इंटरफेरेंस रहा, अमित शाह एक्टिव हुए, वो सारी चीज़ें रहीं। आज जब 2 मार्च को पहला केस आया और आज 17 जुलाई, आज हम कहाँ खड़े हैं कोरोना को लेकर? दिल्ली की अगर लड़ाई की बात की जाए, हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल जी, आपने इस बिजी शेड्यूल में समय निकाला। हम जानते हैं इस वक्त तो 24/7 365 डेज आप जो है पूरा लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय निकालने के लिए। सवाल कुछ नहीं, पहले तो आप यही आश्वस्त करिए कि भाई, आपका मैं एक बयान सुन रहा था, आपने कहा कि जून से बेहतर हालात कैसे, और फिलहाल दिल्ली कहाँ खड़ी है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? मैं आपकी बात 100% मानता हूं कि जून के अंदर हालात थोड़े ख़राब हो गए थे, लेकिन पिछले 15-20 दिन के जो अभी आंकड़े आए हैं उससे अब स्थिति काफ़ी काबू में है। दिल्ली के हालात सुधर रहे हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि जंग जीत ली है, अभी लड़ाई बाकी है। तो जैसे जून के महीने में जब हम 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो उनमें 35 लोग पॉजिटिव मिलते थे। आज जब हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो 7 लोग पॉजिटिव मिलते हैं। तो जो केसेस हैं, जैसे 23 जून को 4000 पॉजिटिव केस आए थे, कल 1600 पॉजिटिव केस आए हैं। तो पॉजिटिव केस काफ़ी कम होते जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मौत के आंकड़ों में काफ़ी कमी आती जा रही है। जून के महीने में 100 से ज़्यादा मौत डेली हो रही थी, आज 40, 35, 30 के करीब मौत हो रही हैं। वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी कम हो गई हैं। रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया है, लोग जो ठीक हो रहे हैं आज लगभग 82%। अगर हमारे 1,17,000 केस हैं तो उसमें से 82% लोग बीमार होकर ठीक होकर घर जा चुके हैं। घरों में ही लोगों का इलाज हो रहा है। 80%, 90% लोगों का तो घरों में इलाज हो रहा है। तो रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ गया है। पहले बेड नहीं मिल रहे थे दिल्ली के अंदर, बेड की मारामारी हो रही थी। आज दिल्ली के अंदर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की बजाय डेली घटती जा रही है। जैसे 3 हफ्ते पहले 6200 मरीज थे दिल्ली के अस्पतालों में, आज केवल 3800 मरीज हैं। लोग ठीक होकर घर चले गए और नए मरीज अब नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से अब दिल्ली की स्थिति काफ़ी काबू में है, लेकिन कोरोना नया वायरस है, किसी को पता नहीं क्या होगा। और हम अपनी पूरी तैयारी रखे हुए हैं कि अगर कल को ज़्यादा बढ़ता भी है तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। दिल्ली शायद इकलौता राज्य है जहां कर फ्लैटन होने के साथ साथ नीचे आ रहा है। मतलब 3500 से 4000 जो है मामले एक दिन में आ रहे थे। 23 जून में 3900 के आसपास अब 1500 आ रहे हैं। अब 1500 है। तो क्या ये मैं मानूं कि दिल्ली में कोरोना का पीक चला गया है? फिलहाल ऐसा लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोरोना का कुछ कह नहीं सकते, नया वायरस है, कब फिर से सेकंड स्पाइक आ जाएगा, थर्ड स्पाइक आ जाएगा। हमने कई सारे देशों को स्टडी किया। स्पेनिश फ्लू 1918 में हुआ था, जो उसके 3 पीक आए थे। पहले आया, फिर 6-7 महीने के बाद सेकंड स्पाइक आया, और उसके बाद, और जो सेकंड स्पाइक था वो ज़्यादा डेंजरस था, उसमें ज़्यादा मौतें हुई, और फिर थर्ड स्पाइक आया। तो अभी फ़िलहाल मैं फिंगर्स क्रॉस्ड और तैयारी करके रखे हुए हैं। जैसे आज दिल्ली में हमारे पास 16,000 बेड हैं अस्पतालों में। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि अब रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर दो, अब तो 3800 ही पेशेंट बच गए। लेकिन अभी मैं रिलीज़ नहीं करना चाहता। हमारे बेड खाली पड़े रहें चाहे, लेकिन अगर कल को स्पाइक आता है तो हमारे पास बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे जून में थोड़े दिन के लिए हो गई थी। आमतौर पर होता है कि किसी का अनुमान गलत साबित होता है तो वो खुश नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों का अनुमान गलत साबित हुआ, और ये कभी कभी अच्छा होता है।
ये कहा जा रहा है कि ये जो अनुमान आप लोगों ने दिया था कि जो मनीष सिसोदिया जी ने दिया था 5.5 लाख या 2.25 लाख 15 जुलाई 31 जुलाई 5.5 लाख, ये कोई मतलब प्रेशर टैक्टिक्स था, दबाव था कि इंटरफेरेंस तुरंत हो, ब्लैकमेल, गौतम गंभीर बीजेपी कह रही है कि ब्लैकमेल के लिए था, वो आप लोगों ने जान के किया था ताकि एकदम से अटेंशन सारा फोकस दिल्ली पर हो जाए? ये ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ मेरी जनता को प्रॉमिस है कि मैं जो सिचुएशन होती है जनता के सामने रख देता हूँ, छुपाता नहीं हूँ कुछ भी जनता से और सच बोलता हूँ। तो जून के महीने में जब 1 जून को लॉकडाउन खुला, उसके बाद जितनी तेज़ी से केस बढ़ने लगे, तो केंद्र सरकार का एक पोर्टल है जिसमें उन्होंने एक फार्मूला डाला हुआ है। उसमें आप अपने पिछले कुछ दिनों का डेटा डालिए तो वो केंद्र सरकार का पोर्टल आपको बता देता है कि किस तारीख को कितने केस होंगे, प्रोजेक्शन देता है, वो एस्टिमेट देता है। तो हम उसमें अपना डेटा डालते रहते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब हमने अपना डेटा डाला तो उसने प्रोजेक्ट किया कि 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख केस होंगे। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो ये कि मैं छुपा लेता तो दिल्ली के लोगों को लगता है यार कुछ है ही नहीं। मैंने सबके सामने रख दिया मनीष सिसोदिया जी ने कि भाई हमने उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से 31 जुलाई को 5.5 लाख केस होने वाले हैं, इसीलिए सबको तैयारी करनी है। और एक चीज़ जो हमने ये रियलाइज़ कर ली कि अकेले केजरीवाल के करने से नहीं होगा, अकेले दिल्ली सरकार के करने से भी नहीं होगा। हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि जब तक सारे मिलके नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला। तो हमने पूरा बैठ के प्लानिंग करी। टेस्टिंग कम हो रही थी दिल्ली में, टेस्टिंग की कैपेसिटी कम थी, तो हमने सोचा अब क्या करना चाहिए। तो हम केंद्र सरकार के पास गए, हाथ जोड़े, जी थोड़ी सी टेस्टिंग और बढ़ा दो हमारे यहाँ। केंद्र सरकार ने हमारी मदद की, उन्होंने हमें एंटीजन टेस्ट दे दिए। पहली बार आए थे देश में रैपिड टेस्ट। तो आज जो हम पहले 5,000 टेस्ट कर रहे थे, हमने दिल्ली में 22,000 टेस्ट करने चालू कर दिए। तो केंद्र सरकार ने मदद की हमारी। एम्बुलेंस में हमारे यहाँ पता चला एम्बुलेंस की कमी थी, मैंने तुरंत हम लोगों ने एम्बुलेंस हायर की और 300-400 एम्बुलेंस इधर उधर से प्राइवेट वालों से, अस्पतालों से लेके एम्बुलेंस हायर की। फिर पता चला जब एम्बुलेंस अस्पताल में पहुंचती है तो वहाँ पे बाहर एम्बुलेंस को 3 घंटे खड़ा रखते हैं। हमने हर अस्पताल में होल्डिंग एरिया बनाया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए कि जैसे ही मरीज आए कागज़ बाद में भरना, पहले उसको ऑक्सीजन लगा दो। तो वो हमने ठीक करा। फिर बेड की कमी थी, तो बेड की कमी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक दिन रात को मैं 11 बजे जब सोने जा रहा था, मैंने सोने से पहले फ़ोन देखा तो सोशल मीडिया पे किसी का वीडियो चल रहा था। वो कहता है कि मेरे पिताजी अस्पताल आए हुए हैं और अस्पताल बहुत बीमार थे और अस्पताल में अब अस्पताल वालों ने टेस्ट करा तो वो पॉजिटिव निकले। अब अस्पताल वालों ने उनको बाहर फेंक दिया और कह रहे हैं किसी कोरोना अस्पताल में ले जाओ। मेरे को तो पता नहीं कौन सा कोरोना अस्पताल है, मैं कहाँ जाऊँ, हम लोग सड़क पे खड़े हैं। तो मैंने उसने बाई चांस फ़ोन नंबर डाला हुआ था, मैंने उस आदमी को फ़ोन किया। अच्छा, आपने पर्सनली फ़ोन किया। तो एक बार तो उसको यकीन नहीं हुआ कि सीएम खुद फ़ोन कर रहा है। फिर उसने जो सारा बताया उसके लिए तो अस्पताल का इंतजाम करा, पर मैंने सोचा पता नहीं इतने कितने लोग दर दर की ठोकरें बेड के लिए खा रहे होंगे। तो हमने कोरोना ऐप बनाया जिसमें हम लोगों ने सारे हर अस्पताल में कितने बेड खाली हैं ये डाला। तो अब कोई भी देख सकता था कि किस अस्पताल में बेड खाली है, मैं कहाँ जाऊँ। तो वहाँ से कोरोना ऐप निकला। फिर लोगों ने कहा कि LNJP अस्पताल में खूब कमियां हैं, आपके भी चैनल ने चलाया, सब चैनलों ने। एक चीज़ जो हमने करी वो ये कि जब भी कोई हमारी क्रिटिसिज्म करता था हम उसको नोट करते थे, उसको गाली नहीं देते थे, क्योंकि कमियां बहुत सारी थी सिस्टम में। उन एक कमियों को हम ठीक करते गए और उससे जो है सिचुएशन काबू में। अच्छा, एक सवाल इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, आप मतलब 2015 से आपकी सरकार, आप सीएम, और आम आदमी पार्टी का फोकस सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन का रिजल्ट हमने देखा है 98% जो सरकारी स्कूलों में रहा। हेल्थ के मामले में मोहल्ला क्लिनिक, UN तक उसकी चर्चा हुई। हेल्थ आपका सबसे बड़ा फोकस रहा आपकी सरकार में। आपको लगता है कि कोरोना ने दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की मैं शब्द कहूँ पोल खोल दी, आपका सच से सामना करा दिया कि हम कहाँ खड़े थे? 4 साल बाद क्या तैयारी थी आपकी? आपका सच से सामना करा दिया, डिस्पाइट द फैक्ट मोहल्ला क्लिनिक सबसे ज़्यादा फोकस आपका हेल्थ सेक्टर पर था। पर मोहल्ला क्लिनिक कोरोना में मदद नहीं कर सकता। कोरोना में जब एक पेशेंट सीरियस होता है तो उसको ICU चाहिए होता है, उसे वेंटिलेटर चाहिए होता है, वो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होता। तो जो नॉर्मल हेल्थ सिस्टम था वो नॉर्मल हेल्थ सिस्टम कोरोना में काम नहीं आता। अब जैसे मैं आपको राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है,
वो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मान लीजिए एक हार्ट का डिपार्टमेंट है, एक न्यूरो का डिपार्टमेंट है, एक इसका डिपार्टमेंट है, एक उसका। अब ये सारे डिपार्टमेंट बेमानी हो गए। अब केवल कोरोना का बेड चाहिए और ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए और वेंटिलेटर चाहिए, बस ये चाहिए। तो ये पूरा का पूरा रीडिज़ाइन करने के अंदर कुछ समय लगा, लेकिन ये उस अच्छे हेल्थ सिस्टम की वजह से ये है कि 3 हफ्ते के अंदर 1 जून के आसपास क्राइसिस क्रिएट होना चालू हुआ था। 30 मई तक तो ठीक ही था। 3-4 हफ्ते के अंदर हमने सारा रीडिज़ाइन करके और इसको। ये डेली मॉडल क्या है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेली मॉडल की तारीफ कर रहे हैं तो डेली मॉडल 5 पॉइंट्स आप मुझे बताइए। 5 पॉइंट के पहले मैं 3 सिद्धांतों के ऊपर आपको बात करना चाहूँगा। पहला सिद्धांत, हमने जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए, एक चीज़ तो हर आदमी ये गांठ बांध ले, ये इतनी बड़ी महामारी है कि कोई अकेली सरकार इस पे पार नहीं पा सकती। इस वक्त सारे जने अपनी राजनीति साइड करके, लड़ाई झगड़े साइड करके सारे मिलके काम करो। सारी पार्टियां, सारी सरकारें और सारा समाज, धार्मिक संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं, डॉक्टर, नर्स, सब मिलके काम करेंगे तो इसको हरा सकते हैं। पहला सिद्धांत हमने ये जान लिया, बड़ी जल्दी जान लिया कि भैया सबसे पैर पकड़ने हो तो किसी के पैर पकड़ लो जाके। लेकिन दूसरा सिद्धांत हमारा था, कोई अगर आपकी कमी निकाले तो उसको गाली मत दो, तेरा तो एजेंडा है, तुम्हारे तो चैनल का एजेंडा है। फिर अगर कोई वीडियो बनाता है सोशल मीडिया पे, अरे ये तो बीजेपी वाला है, वो जो कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो। जैसे LNJP हॉस्पिटल पे कुछ चैनलों ने खूब जम के हमारे को क्रिटिसाइज़ किया, मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए, 2-3 एडिटर्स को फ़ोन किया, मैंने कहा यार बताओ क्या कमी क्या है, उनको किया और उसको मैंने ठीक किया। आज यही चैनल हमारे LNJP हॉस्पिटल की जाके तारीफ़ कर रहे हैं। उसके बावजूद आपके स्वास्थ्य मंत्री LNJP में एडमिशन लेके वहाँ से प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। मतलब आप लोग कहते हैं जनता में भरोसा कायम करना है। मैं उसका बता देता हूँ, तो वो थोड़ा पर्सनल है, पर फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो बता देता हूँ। मतलब ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि वो राजीव गांधी गए थे पहले। हाँ, मैं वही आपसे, क्योंकि वो उनके परिवार के मंत्री अगर प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी में नहीं। मैं बता देता हूँ, वो वहाँ पे एडमिट हुए, एडमिट होने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ती गई। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं थी, सब कुछ था। हमारा 70 साल का मेंटल फ्रेम है कि सरकारी अस्पताल ख़राब है और प्राइवेट बेहतर है। मैं इसीलिए आपसे पूछा था। तो वो अचानक ठीक नहीं होता। अभी भी आपको अगर ऑप्शन दिया जाए, हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा भी पैसा हो तो आज भी वो प्राइवेट में भेजता है। तो ये उनके परिवार के लोग जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी तो बहुत जिद पे अड़े हुए थे, मैं सरकारी अस्पताल में रहूँगा। अच्छा, वो सरकारी में जाना चाहते? वो सरकारी में थे और वो जिद पे अड़े हुए थे। हाँ। उनके परिवार के लोग जो हैं वो बहुत नर्वस हो गए। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि CM साहब आप समझाइए इनको, हमारा दिल नहीं टिक रहा, हमारा मन नहीं मान रहा। तो वो परिवार वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से वो दिल्ली मॉडल। तो दिल्ली मॉडल पे आते हैं। दूसरा ये सिद्धांत था, और तीसरा सिद्धांत था कि हार नहीं माननी। अगर हम हार मान गए तो पता नहीं कितनी मौत हो जाएंगी। तो ये 3 सिद्धांत थे। तो जो 5 चीज़ें मैं कहूँगा कि इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होम आइसोलेशन, जो मैं देख रहा हूँ कई राज्य नहीं कर रहे। कई राज्यों में स्थिति ये है कि जैसे कोई पॉजिटिव आया उसको उठा के सेंटर में डाल देते हैं, लोग टेस्ट नहीं करा रहे इस वजह से। अच्छा, रिपोर्ट आने तक भी डाल देते हैं? रिपोर्ट आने तक भी डाल देते हैं। तो वो नहीं भी होता तो भी उसके होने के चांसेस तो भी होने के चांसेस है। तो लोग डर के मारे कि मैं, मान लीजिए थोड़ी सी खांसी हुई किसी को और उसने कोरोना टेस्ट करा लिया, उसको उठा के सेंटर में डाल देंगे। तो लोग डर के मारे टेस्ट नहीं करा रहे। होम आइसोलेशन दिल्ली के अंदर हमारा सबसे बेस्ट, वो 90% मरीजों का होम आइसोलेशन के अंदर इलाज हुआ है। नंबर 2, एग्रेसिव टेस्टिंग। टेस्टिंग इतनी कर दो, हर गली मोहल्ले के अंदर टेस्टिंग लैब खोल दो, हर गली के अंदर सेंटर खोल दो टेस्टिंग का। तीसरी चीज़ कि बेड खूब बढ़ाने पड़ेंगे। जो सीरियस पेशेंट है, जो माइल्ड पेशेंट है, वो घर में इलाज हो जाए। जो सीरियस पेशेंट है और घर के अंदर अगर कई लोगों का इलाज हो गया, अस्पताल खाली हो जाएंगे आपके। बेड का इंतजाम करना पड़ेगा खूब। तीसरा। चौथा है कोरोना ऐप। लोगों को पता, ये कॉन्फिडेंस बहुत देता है। आज लोग ऐप खोल के देखते हैं, अरे 11,000 बेड खाली पड़े हैं, उसको चिंता नहीं है, कोरोना हो भी गया तो इलाज हो जाएगा मेरा। तो कोरोना ऐप हम सबको देने को तैयार हैं। और 5वीं चीज़ प्लाज्मा थेरेपी, जो लोगों को प्लाज्मा बैंक जो खोला। ये 5 चीज़ें मैं कहूँ, मुझे लगता है कि इससे टर्न अराउंड हुआ दिल्ली की सिचुएशन। एक और चीज़ आपको भी लगता है कि ये बीजेपी के लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि अमित शाह की एंट्री से दिल्ली में चीज़ें टर्न अराउंड हुई? सबकी एंट्री से। जैसे मैंने कहा कि केंद्र सरकार का भी योगदान है, दिल्ली सरकार का भी योगदान है,
हमारे जैन धर्मशाला एक हमने ली हुई है, उन लोगों का भी योगदान है। अक्षरधाम वालों का योगदान है। राधा स्वामी सत्संग वालों का भी योगदान है। डॉक्टर्स की कई एनजीओ हैं, डॉक्टर्स फॉर यू है एक, उनका भी योगदान है। बहुत सारी एनजीओज का योगदान है, इंडिविजुअल्स का योगदान है। ये सारे लोग अगर नहीं मिलते तो एक आदमी या एक सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन केंद्र का कितना योगदान, केंद्र की कितनी हमने मदद, जब भी केंद्र उनसे का सहायता, जैसे हमने उनसे टेस्ट किट मांगी उन्होंने दिए, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे उन्होंने भिजवाए, हमने उनसे शुरू में पीपी किट मांगी उन्होंने दी, तो उनका योगदान था। नहीं, लेकिन जिस तरह से अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट दिल्ली में रही, शायद ही किसी राज्य में रही। ठीक है, नेशनल कैपिटल की वजह से एलएनजेपी में का भी उनका दौरा, वो 10,000 बेड्स वाला, वो भी हमने तस्वीरें देखी तो थी। हमने जैसा मैंने कहा कि इस टाइम राजनीति साइड करके हमने सबका स्वागत किया। केंद्र के दखल या केंद्र की इंटरफेरेंस या अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें बदली? सबका, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये सब लोगों की मेहनत है। कोई भी एक शख्स या कोई भी एक सरकार इससे पार नहीं पा सकती। ये दिल्ली के मॉडल का मूल मंत्र है। आजकल जो चर्चा है, कोरोना ने रिश्ते मधुर कर दिए आपके बीजेपी के साथ। हाल के कांग्रेस दिनों के में साथ भी, सबके साथ। कांग्रेस दिल्ली के के साथ अंदर तो दिल्ली के अंदर मैं बताता हूँ आपको, सोशल मीडिया पे चले जाइए आप, हमारे जो वॉलंटियर्स थे, बीजेपी के वॉलंटियर्स थे, कांग्रेस के कुत्ते बिल्लियों की तरह पहले लड़ा करते थे। आज अगर कोई कांग्रेसी किसी की कोई बीमार हो जाए तो उसको बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले दोनों प्लाज्मा देने पहुंच जाते हैं। बीजेपी वाला बीमार हो जाए, दूसरी पार्टी वाले आपस में जो जिस तरह से जो वॉलंटियर्स कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, आज सारे मिलके सेवा भाव से दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। वो इसी वजह से कि टॉप से एक मैसेज गया है हमारा कि भैया लड़ाई झगड़े बाद में, राजनीति बाद में। कल मैंने मीटिंग करी सारे एमपीज के साथ, उसमें बीजेपी वाले भी थे, ये भी, तो सबका मैंने धन्यवाद किया। ये सिर्फ कोरोना काल वाली मजबूरी वाली दोस्ती है या ये लॉन्ग टर्म पोस्ट कोविड भी ये मजबूती वाली दोस्ती है बीजेपी के साथ आपकी? हमारा दिल्ली वाले जानना चाहते हैं। हमारा ना तो बीजेपी से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस से कोई लेना देना, ना किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना है। हमारा ना किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना है, ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी है। हमारे लिए देश सामने है, दिल्ली सामने है, हमारे लोग सामने हैं। उनके भले के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जब भी उठाने पड़ेंगे, अगर कोई सरकार या कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा उसकी निंदा भी की जाएगी, उसको खिलाफत भी की जाएगी, और अगर सही काम करेगा या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम हमेशा हाजिर हैं। अभी आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, राष्ट्र निर्माण, देश सबसे पहले। क्या मैं इसको इस तरीके से देखूं कि ये आम आदमी पार्टी का नया अवतार या आप 2.0 या आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवादी मेकओवर राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से? बीजेपी की बी टीम के आरोप तो छोड़िए, अब तो ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से स्मॉल बीजेपी, मतलब बीजेपी की ही दूसरी ब्रांच है, स्मॉल ब्रांच है, ये तक आरोप लग रहे हैं। वो तो आरोप लगाने वाले कांग्रेस ही हैं। हाँ, वही इसलिए मैं कल बीजेपी वाले कहते थे हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। मेरा दोनों से निवेदन है, एक दिन बैठ जाओ कमरे में, डिसाइड कर लो कि हम किसकी क्या टीम है, क्योंकि हम केवल राष्ट्र की टीम है। राष्ट्रवादी मेकओवर राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से नहीं। आज जो सिचुएशन है देश के सामने, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। अब इस टाइम जब बॉर्डर के ऊपर चाइना दस्तक दे रहा है, चाइना हमारे देश के अंदर घुस आया है, इस टाइम जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश करना सही नहीं है। वैसे तो कभी भी सही नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब सारे देश को इकट्ठा करना चाहिए था, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने सारे समाज को इकट्ठा किया। जब बाहर से कोई दुश्मन आके लड़े तो हमें अपनी सारे डिफरेंसेस अलग कर देने चाहिए, राजनीति अलग करके सारे देश को इकट्ठा करना चाहिए। उधर चाइना हमसे लड़ रहा है और इधर हम आपस में लड़ रहे हैं और एक राज्य की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है गिराने की कोशिश? सब जानते हैं कौन कर रहा है। अब देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि हम किसके पास जाएं, हम कहाँ जाएं। राष्ट्र के स्तर के ऊपर कौन इस देश के बारे में सोच रहा है? वो वैक्यूम आम आदमी पार्टी भर सकती है। आम आदमी पार्टी भर सकती है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो ये बड़बोलापन होगा। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे देश के अंदर नहीं है।
ये ज़रूर है, आम आदमी पार्टी की पूरे देश में इज्जत है। आम आदमी पार्टी को पूरे देश में लोग प्यार करते हैं। जिस तरह का काम दिल्ली के अंदर हुआ है, जो 70 साल में नहीं हुआ। मतलब वैचारिक रूप से आप किसके ज़्यादा करीब, बीजेपी या कांग्रेस? हम किसी के करीब नहीं हैं। सियासी हमारा अछूत? किसी से कोई लेना देना मतलब नहीं है। सियासी अछूत कौन, बीजेपी या कांग्रेस? हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने कहा, इस टाइम हमारे सामने हमेशा देश है और उसीलिए राजनीति में आए थे। इस टाइम हमारे सामने, अगर आज लोग चाहते हैं कि चाइना ने हमारी जितनी ज़मीन पे कब्जा किया है, एक एक इंच ज़मीन चाइना से हमें वापस लेनी है। तो जैसे हैंडल किया गया, आपको भी लगता है मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी डर गए? आप वो चाइना को लेकर जैसे भारत का स्टैंड रहा, डिजिटल स्ट्राइक, मुझे लगता है कि इस टाइम ज़रूरत है कि सारा देश केंद्र सरकार के साथ है, सारा देश आर्मी के साथ है, हमारी सेना के साथ है। सबको मिलके, पूरे देश को खड़े होके इस टाइम चाइना को सबक सिखाना चाहिए और अपनी एक एक ज़मीन उनके कब्जे से छुड़ा के लानी चाहिए। जैसा सबक सिखाया गया, 59 ऐप, इसके अलावा सारे टेंडर्स, बीएसएनएल से लेकर सारे टेंडर्स रद्द किए गए, या जो जवाब रहा गलवान में, ठीक रहा? वो सारी चीज़ें सख्ती के साथ, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। हमें अपनी ज़मीन वापस चाहिए। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ना कोई नहीं, कोई घुसपैठ। बात नहीं। हम सारा देश प्रधानमंत्री के साथ है, सारा देश, मैंने कहा, केंद्र सरकार के साथ है, सारा देश। इसमें कोई पार्टीबाजी भी नहीं है, सारी पार्टियों ने बोला है। सारा देश आर्मी के साथ है। अब हमें अपनी एक एक इंच ज़मीन उनसे वापस लेनी है। आपको क्या लगता है, दिल्ली ने बेहतर किया कोरोना के मामले में? कर्व को ना सिर्फ फ्लैटन किया बल्कि डाउन किया। कोई एक और राज्य है जो बेहतर कर रहा है कोरोना को लेकर, और एक राज्य जो खराब कर रहा है? देखिए, हर राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है। दिल्ली की अलग परिस्थिति थी। मुझे लगता है सारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। सब अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं और सबका हमें साथ देना चाहिए। सबको साथ मिलके इस टाइम काम करना चाहिए। कहा जा रहा है कि कोरोना का पीक दिल्ली से चला गया, लेकिन अभी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कहीं कम बैक ना हो, अगर हो तो उसकी भी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अरविंद केजरीवाल जी, आपने समय निकाला। आप पूरी दिल्ली का ख्याल रख रहे हैं, जाते जाते आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आपका मेरा परिवार परिवार भी ठीक है? थैंक यू चलिए, सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद और आप भी केजरीवाल जी। स्वस्थ रहें, मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश देख रहे थे आप।